हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अकबर। आइए स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में। इम्पोर्टेंट राजा हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा वीरसाल। क्या नाम था इनका राजा का? तो वीरसाल नाम था। यहाँ हुआ था एक हिंदू परिवार में। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरुदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया। किसे? तो अकबर को बादशाह कब घोषित किया गया था? 1556 में। इस समय उसकी आयु कितनी थी जब वो राजा घोषित किया गया? तो 14 वर्ष थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फरजंद पुत्र पुकारता था। हुमायूं इसे अकबर को क्या कहता था? फरजंद नाम से पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। तो कौन अकबर का संरक्षक था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बैरम खां। अकबर ने उसे अपना वकील या वजीर नियुक्त किया था। तो किसे किया था? बैरम खां को। तथा उसे खान ए खाना की उपाधि भी दी थी। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह की यात्रा हेतु जा रहे थे, तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर के राजा, कहाँ के राजा? आमेर के राजा बिहारीमल या भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जिसे हम लोकप्रिय नाम में जोधाबाई कहते हैं, उनसे उनका विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। तो ये कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे। इनका नाम क्या था? भारमल या बिहारीमल। इनकी पुत्री कौन थी? जोधाबाई थी। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। तो इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम राजपूत कन्या जो थी वो कौन थी? आपकी जोधाबाई, जिनसे अकबर का विवाह हुआ था। इस प्रकार बिहारीमल या भारमल पहला राजपूत था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था। तो जोधाबाई के बेटे कौन हैं? आपके जहांगीर हैं। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन दिया था। तो चिश्तिया संप्रदाय से कौन संबंधित है? मोहिउद्दीन चिश्ती जी संबंधित है। वह ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। कहाँ पे है इनकी दरगाह? तो अजमेर में स्थित है। क्या नाम है सूफी संत का? तो मोहिउद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा तथा 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो अकबर ने जो है 1562 में दास प्रथा को समाप्त करता है, 1563 में जो है तीर्थ यात्रा और 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त करता है। तो ये तीनों ही चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि क्या अकबर ने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था? तो बिल्कुल किया था। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी जो है बांझ हो। आगे चलते हूँ, मतलब पुत्र ना पैदा कर सकती है पुत्री। माहम अनगा के पुत्र अधम खां। तो माहम अनगा कौन थी? जो अकबर की धाय माँ थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था अकबर का। तो माहम अनगा के पुत्र कौन थे? अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। अधम खां ने किसकी हत्या कर दी थी? अतगा खां की हत्या कर दी थी। वो कौन थे अतगा खां? तो प्रधानमंत्री थे अकबर के काल के। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। तो दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना के हिंदू राज्य की शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 में अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। जब वो शत्रुओं से घिर गई दुर्गावती, तो उन्होंने क्या किया? आत्महत्या कर ली।
1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन ने भाद्राजून में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। राव चंद्रसेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? तो चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध, ये आपका इम्पोर्टेंट युद्ध है, याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है, अप्रैल 1576 में। किसके बीच हुआ है? तो अकबर के बीच और राणा प्रताप के बीच हुआ है। सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मानसिंह सेना का नेतृत्व कर रहा था 5000 सैनिकों के साथ। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए थे। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें राणा प्रजा पराजित होते हैं और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ती है। तो कौन पराजित होता है हल्दी घाटी के युद्ध में? तो राणा जी पराजित हो जाते हैं, अकबर जीत जाता है। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। तो मेवाड़ जो राज्य था उसने क्या किया कि संप्रभुता नहीं स्वीकार की, अधीनता नहीं स्वीकार की अकबर की। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1515 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। तो कौन संधि किया था जहांगीर से? अमर सिंह ने। कहाँ के राजा थे? तो मेवाड़ के राजा थे। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया था। तो किसको बुलाया था? अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया था। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में ही अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो किसने अबुल फजल की हत्या की थी? ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और कौन मरवाया था? तो ये आपका जहांगीर या सलीम ने करवाया था ऐसा। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसका लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई थी। वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि से सभी समान थे। तो अकबर के शासनकाल में सभी को कानून के रूप से समान माना गया है, जैसे आपके रानी एलिजाबेथ की और फ्रेडरिक महान के शासनकाल में माना गया था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। तो मीर बख्शी किसका प्रमुख था? सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। तो वो किससे संबंधित था? वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था। तो अकबर ने कब घोड़े की दागने की प्रथा का प्रचलन किया? तो 1573 ईस्वी में, याद रखिएगा, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके। तो क्यों चलाया गया था? ताकि घोड़े की एवज में ज़्यादा पैसा वसूल ना करे या ज़्यादा धोखा ना दे एक तरफ से। 1574 और 75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया था। तो सैनिक संगठित कब किया था? मतलब मनसबदारी व्यवस्था के आधार पे तो 1574 और 75 में किया था। घोड़े दागने की प्रथा कब शुरुआत की? 1573 में।
मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी या पद तथा मनसबदार का अर्थ है उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था है पूछा जा सकता है कि किस पर आधारित थी, तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान शब्द फारसी भाषा का शब्द है। दीवान किसका है शब्द है, तो फारसी भाषा का है। खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। फिर इसका प्रयोग खजाना विभाग, किसका, तो खजाना विभाग के लिए करते थे। तो दीवान किसके लिए प्रयोग किया जाता था, खजाना विभाग के लिए किया जाता था। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद पर कौन था, तो मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। तो यही तीन लोग प्रॉपर, कभी ये रहा तो कभी ये रहा, कभी ये रहा, मतलब इन्हीं तीनों को जो है अदल बदल के रखा गया दीवान। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो दीवान कौन कहलाता था, आर्थिक मामलों या जिसके पास वित्त विभाग रहता था वही जो होता था दीवान कहलाता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। तो ये मनसबदारी प्रणाली कहाँ से ली गई है, मध्य एशिया से ली गई थी, वो भी मंगोलिया से। इस प्रकार का सैन्य विभाजन कहाँ पे था, तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को अपने शासनकाल के 11वें वर्ष 1566 से लेकर 67 में प्रारंभ किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मनसबदारी व्यवस्था कब लागू हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1566 से लेकर 67 में प्रारंभ की गई थी। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। पहला आपका 10 से 500 से कम मनसबदार, 500 से 2500 10 से लेके 500 तक के मनसब को क्या कहते थे, हम मनसबदार कहते थे। और 500 से लेके 2500 तक जिसको मिलता था उसको हम अमीर कहते थे। और 2500 से जिसको और ऊपर मिलता था उसे हम क्या कहते थे, अमीर ए आजम कहलाता था। तो इस तरह से 3 वर्गों में विभाजित थी मनसबदार। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में मनसबदारी को बांटा गया था। तो जात और सवार के हिसाब से देख लेते हैं आप। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया गया था। तो भू राजस्व इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि वह भू राजस्व की वसूली के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई थी अकबर के काल में, तो जब्ती प्रणाली लागू की गई थी, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो टोडरमल किससे संबंधित है, भू राजस्व क्षेत्र से सुधार से संबंधित थे टोडरमल। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला, जिसे हम क्या कहते हैं, टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। तो सबसे पहले जो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था थी वो कौन थी, तो वो जब्ती थी। और उसके बाद जो है कौन सी आती है, तो आईने दहसाला पद्धति आती है या टोडरमल बंदोबस्त आती है। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता कौन था, तो टोडरमल था, जिसने मतलब इसका जनक किसे माना जाता है, तो टोडरमल को माना जाता है दहसाला पद्धति का जनक। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। तो टोडरमल क्या था, अर्थ मंत्री था या आर्थिक मंत्री था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय का जो मूल्य था, दोनों का औसत निकाल के 1/3 हिस्सा जो था राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो यही थी आपकी दहसाला पद्धति। 10 साल की चीज़ें जो थी उसी में आपका भू राजस्व एकत्रित किया जाता था 10 साल की व्यवस्था के अनुसार। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो 10 साला पद्धति को हम क्या कहते हैं, बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं और
टोडरमल बंदोबस्त भी इसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ये। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए महाजिम मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है। तो कौन थे जिन्होंने दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में बताया है? वो थे आपके मोहसिन फानी थे। और इनकी रचना कौन है? तो दबिस्तान ए मजाहिब, याद रखिएगा। अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर पर फतेहपुर सीकरी में 1568-69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया था। इनमें जोधाबाई महल था, पंचमहल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल की कोठी। तो ये आपके कहाँ पे ये सारी चीज़ें निर्माण की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी में की गई थी। कब किया गया था? तो 1568-69 में किया गया था। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो तुर्की सुल्तान का महल को किसने कहा है स्थापत्य कला का मोती? तो पर्सी ब्राउन ने कहा है, याद रखिएगा। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने गुजरात विजय कब की थी? तो 1572-73 में की थी। इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा गुजरात विजय के बाद। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। तो ये कहा जाता है कि गुजरात की जब विजय वो करके लौटता है तो उसके उपलक्ष्य में क्या बनवाता है? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है फतेहपुर सीकरी में। कौन करवाता है? तो अकबर करवाता है। जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया है। तो ये अलग अलग विद्वान है, अलग अलग मत है, लेकिन आपका फेमस कौन है? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आपका सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया है, ऐसा बताते हैं। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की है। तो दीन ए इलाही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कब इसकी स्थापना की गई है? तो 1582 में, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक पद्धति है। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। तो कौन था इसका पुरोहित? अबुल फजल था, इम्पोर्टेंट है। हिंदुओं में केवल बीरबल महेश दास ने इसे स्वीकार किया था। तो पहला हिंदू और लास्ट हिंदू कौन था आपका? वो बीरबल था, जिसने क्या स्वीकार किया था? तो इलाही धर्म स्वीकार किया था। इलाही धर्म नहीं था, महेश दास नाम था आपका बीरबल का। आगे देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदराबाद नामक गांव में स्थित है। सिकंदराबाद कहाँ है? ये आपका आगरा में है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। तो सिकंदराबाद का स्थापना किसने की है? तो ये है आपका सिकंदर लोदी है। वहाँ पे किसका मकबरा है? तो अकबर का है। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण कौन करवाया था? तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है। तो अकबर का कितने मंजिला है अकबर का मकबरा? 5 मंजिला है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? गुंबद विहीन होना, मतलब इसमें कोई गुंबद नहीं बना है अकबर के मकबरे में। अकबर का राजकवि कौन था? इम्पोर्टेंट है, फैजी। अकबर ने अपने राज्य कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की है। तो सबसे पहला आपका कौन है अनुवाद विभाग की स्थापना करने वाला? तो ये आपका हो जाएगा अकबर, याद रखिएगा। अकबर के आदेश में महाभारत के विभिन्न भागों को रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो महाभारत का जो अनुवाद किया गया उसका नाम क्या रखा गया फारसी में? तो रज्मनामा रखा गया है। और ये फारसी में अनुवाद किसने किया है ये देखते हैं हम। नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी ने, तीनों ने मिलकर आपका रज्मनामा का फारसी में अनुवाद किया है।
तो ये महाभारत का ही नाम क्या रख दिया है इन्होंने, फारसी में रजमनामा रखा है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि महाभारत किस नाम से जानी जाती है अकबर के काल में, तो रजमनामा के नाम से जानी। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो बदायूंनी और फैजी आपका नकीब खां, तीनों ही याद रखिएगा, इसमें से किसी एक का नाम जरूर दे देगा। इसके अतिरिक्त बदायूंनी ने रामायण, बदायूंनी किसका अनुवाद किया है, तो रामायण का। फैजी ने जो है लीलावती का, तथा अबुल फजल ने है जो है कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बदायूंनी रामायण का अनुवाद करता है, फैजी लीलावती का अनुवाद करता है और अबुल फजल कालिया दमन का अनुवाद करता है। तो ये किस भाषा में किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अकबर या मुगलों की राजभाषा क्या थी, फारसी थी। तो ये अनुवाद सारे किस में होंगे, फारसी में ही होंगे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं ने सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो मोहम्मद हुसैन को किसकी उपाधि दी थी अकबर ने, जरी कलम की उपाधि दी थी। हरविजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया अकबर ने। तो अकबर ने जो है जैन साधु कौन था अकबर के टाइम पे, तो हरिविजय सूरी, और इसे कौन सी उपाधि दी गई, तो जगत गुरु की उपाधि दी गई। और मोहम्मद हुसैन को कौन सी उपाधि दी गई थी, जरी कलम की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान था जिन चंद्र सूरी भी कहते हैं। तो मुगल दरबार में आपका एक अन्य विद्वान था, कौन था वो, जिन चंद्र सूरी, जिन्हें क्या कहा जाता है, युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसने दिया होगा, तो ये आपके अकबर ने ही दिया है, युग प्रधान की उपाधि दी गई है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। तो अकबर जो है किसका समकालीन था, तो एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, तो उस टाइम पे आपका इंग्लैंड की रानी कौन थी, एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, याद रखिएगा, प्रथम इम्पोर्टेंट है। पता चला 2-3 लगा के दे दिया, तो आप लोग सोचते रह जाएंगे कि कौन सा लगाएं। भारत में उस समय अकबर 1556 से अकबर का कार्यकाल क्या था, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल जो है 1558 से लेकर 1603 ईस्वी में था। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। तो अबुल फजल ने किसकी खोज का उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में, तो अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। रॉल्फ फिच 1583 से 86 ईस्वी में इनका आते हैं ये। तो कहाँ आते हैं रॉल्फ फिच, किसके शासनकाल में, तो ये आपके अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिच आता है। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी, और आगरा पहुँचने वाला वह पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो रॉल्फ फिच जो है पहले अंग्रेज था जो अकबर के शासनकाल में आता है। कहाँ पे आता है, फतेहपुर सीकरी और आगरा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की है। तो आपके दीन ए इलाही कब स्थापना की गई थी, दीन ए इलाही, तो इसकी स्थापना आपका 1582 में की गई थी, 1582 में। और इबादत खाने की स्थापना कब की गई है, तो 1575 में की गई। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था। तो 1578 में इसमें सभी के लिए खोल दिया गया इबादत खाने का द्वार। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा की घोषणा की थी। तो मजहरनामा की घोषणा कब हुई है, 1579 में। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो मजहरनामा किसने तैयार किया था, अबुल फजल के पिता जो थे शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञापत्र कहा है। तो किसने कहा है आपका अचूक आज्ञापत्र, स्मिथ और बुलजले ने कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल, इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की है। तो मजहरनामा जारी कब किया गया है, 1579 में, याद रखिएगा।
और मजहरनामा जारी करने के उपलक्ष्य में अकबर ने कौन सी उपाधियाँ ली? तो सुल्तान ए आदिल और इमाम ए आदिल की उपाधियाँ धारण की। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों उत्सवों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन, ये इम्पोर्टेंट है आपका, तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। लेन पुल, ये इम्पोर्टेंट है आपका, लेन पुल के अनुसार जो है हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। आरपी त्रिपाठी के अनुसार जो है अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। तो अकबर त्रिपाठी क्या कहते हैं आरपी त्रिपाठी अकबर को क्या कहते हैं कि अपने युग का संतान और पिता दोनों हैं। आइए एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो राजगद्दी पर अकबर को कहाँ पे बैठाया गया है? तो ये कलानौर में बैठाया गया था। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 14 वर्ष थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रे पर पहुंचा। यहाँ पे जो है राणा को पराजित करता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हकीम खां थे आपके महाराणा सेना। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये आपका हकीम सूर था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति हकीम खान सूर। काल अवधि में विशेष अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचारक है। बी एक नगर की स्थिति को दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरा सही जानकारी देता है? 1557 में अकबर गोलकुंडा लाहौर। तो इसका आंसर है आपका डी 1605 में अकबर गोंडवाना लाहौर। उपर्युक्त मानचित्र अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। इसमें ए संकेत गोंडवाना राज्य चिन्हित कर रहा है जो कि अकबर के राज्य से बाहर था। बी जो है संकेत है, बी से संकेत आपका लाहौर है। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से जिस गृह से स्थापित थे वो कौन थे? तो कछवाहा थे। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था उस टाइम पे जो है आपके आमेर के राजा बिहारीमल या भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह करने का प्रस्ताव किया था अकबर से। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो ये आपके कछवाहा थे। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो ये आपका मोइनुद्दीन चिश्ती है, अजमेर में इनकी दरगाह है। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ये है अधम खां जो महामनगा के पुत्र थे।
1562 में इनको मारा गया। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये आपके मेवाड़ था। मेवाड़ ने जो है संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये हैं आपके आमेर के राजा भारमल। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन ने भाद्राजूण में मुगल, यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत हो गया है, ये है आपका आंसर बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं करता है? तो वो आपका कौन है? चंद्रसेन समर्पण नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ से। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन ने भाद्राजूण में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए और 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी, कहाँ की रानी थी? तो ये आपकी मंडला की रानी थी दुर्गावती। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, शहजादा मुराद, शहजादा दानियाल। तो ये आपके सलीम ने मरवाया था या जहांगीर ने? शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया। तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में ही अबुल फजल की हत्या कर दी थी। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो यह है आपका, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? मनसबदारी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, धार्मिक नीति, सामाजिक सुधार। तो ये सभी अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये आपके अकबर ने किया था। 1600 कब किया था? 1663 में किया था। अजजिया कर 1664 में। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो ये है आपका अकबर आंसर। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक स्त्री से विवाह करना चाहिए, तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो ये आपकी अकबर ने कहा था ऐसा। सही आंसर का चयन करना है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो ये है आपका सी। दोनों ही कथन सही हैं। लड़कियों को कहा था अकबर ने कि अपने अभिभावक या माता पिता से बिना पूछे भी वो शादी कर सकती हैं। अकबर का शासन जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो देखते हैं। क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं। वो धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। तो यह है आपका आंसर बी ऑप्शन आपका सही है। 1, 2, 3। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु धार्मिक उदारता के लिए एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जगत प्रसिद्ध है।
अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो ये आपके मीर बख्शी था जो सैनिक विभाग का प्रमुख था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी? तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता में से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका डी ऑप्शन सही है, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, मतलब प्रशासन अच्छी तरीके से चल सके इसके लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप में दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये आपका था मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी भाषा का शब्द है। खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान का पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल, ख्वाजा मंसूर के हाथों आता जाता रहा। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो ये आपके मंगोलिया थी जो चंगेजों द्वारा आई थी। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था, युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसका आंसर है आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के घोड़ों को आराम देना होता था, युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह आपकी अकबर की उपज थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया गया था वो कौन थी? जब्ती प्रणाली थी। इसमें भूमि का सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यह प्रणाली प्रचलित थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो भू राजस्व के क्षेत्र में। इन्होंने ही दहसाला पद्धति का निर्माण किया था। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपकी दहसाला पद्धति थी। टोडरमल संबंधित हैं किससे? तो मालगुजारी सुधारों से या दहसाला पद्धति से संबंधित भू राजस्व व्यवस्था के निर्धारण से। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल आपका तीसरा सही है। तानसेन का मूल नाम जो था रामतनु पांडे था। उन्हें तानसेन नाम उपाधि ग्वालियर के या रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मानसिंह की बहन बाई शाह बेगम का विवाह सलीम जहांगीर से हुआ था, न कि अकबर से। आइन अकबरी के लेखक और कौन थे आपके? तो अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान या वित्त मंत्री थे, न कि सेनापति थे। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी नैर तड़ी की कड़ी है? तो यह है आपका बी। टोडरमल जो थे आपके शेरशाह के शासनकाल में भी थे और उसके बाद अकबर के शासनकाल में आ जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार टोडरमल भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त करते हैं। अकबर के द्वारा ही आईने दहसाला की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता कौन थे? टोडरमल थे। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये आपके टोडरमल द्वारा निर्मित की गई थी।